Hello student, I am Avi Sharma and today we are discussing about the physics of class 12th। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं अपनी नई जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आज से हम 12th की फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मैं अभी शर्मा जो आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, इसके साथ साथ ही आपको फिजिक्स पढ़ना कैसे है, क्या करना है, वो सारे गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपके बोर्ड के अच्छे मार्क्स आए एंड उसके साथ साथ ही जेई एंड नीट लेवल के अच्छे मार्क आए। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। पहली बात ये कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है कि हमें फिजिक्स समझ नहीं आती है या फिर हम फिजिक्स को समझें कैसे, ठीक है। तो आज हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। और फिजिक्स से तो पहले सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि पहले वो थ्योरी करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, बट न्यूमेरिकल के बाद उसको रिवाइज नहीं करते हैं और उसी थ्योरी को फिर से नहीं पढ़ते। तो फिजिक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है। चलिए तो आज से हम शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आज फिजिक्स, ठीक है। आज हम फिजिक्स जो है 12th का फिजिक्स हम शुरू करने वाले। 12th के फिजिक्स में हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये इसका पहला चैप्टर जो आता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला चैप्टर होगा। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हम शुरू कर दें अपना वीडियो को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रो, एक होता है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है टू बी इन रेस्ट। तो आज जो हम फिजिक्स का पार्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स हम जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का एक ऐसा फिजिक्स जिस फिजिक्स के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट को पढ़ने वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के रेस्ट में रहने वाले उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे कि चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेस्ट में है, ये यहाँ है, यहीं पे ये यहाँ से यहाँ पर रोटेट नहीं किया, ठीक है। या फिर ये यहाँ पे किसी भी रीजन से नहीं गया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें आती है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी डिफाइन, ठीक है। चार्ज हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चार्ज जो होता है वो किसी पार्टिकल, कोई भी मेटल, कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यही छोटे छोटे पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं, यही चार्ज हो जाता है। इसी को हम चार्ज कहा जाता है, ठीक है। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम चार्ज जान तो गए। चार्ज होते कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज दो टाइप के होते हैं। पहला एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब बात यहाँ पे आती है कि पॉजिटिव चार्ज जब आपस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ये तो हम जान गए कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। पहले अब हम जानते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है या हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने के मेथड बहुत सारे होते हैं, जिसमें पहला होता है फ्रिक्शन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी अनदर ऑब्जेक्ट से ऐसे करके इसको हम रगड़ते हैं तो इससे ये बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक बलून है, ठीक है, इस तरह हम चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन में क्या होता है, ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी को हम किसी अनदर बॉडी से इसको रगड़ देंगे,
ठीक है। तो इससे इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है तो ये चार्ज हो जाता है। इसी का दूसरा नाम फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पहला मेथड, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है चार्जिंग बाय रबिंग। रबिंग का मतलब होता है रगड़ना, इसी हम फ्रिक्शन फिजिक्स में बोला जाता है, ठीक है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में हम जानते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि एक न्यूट्रल बॉडी होती है और इसके पास में कोई चार्ज बॉडी को हम लाते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस न्यूट्रल बॉडी के, क्योंकि ये बॉडी न्यूट्रल है तो जिसमें जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज भी होगा। चलिए इससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि चार्ज अगर सेम चार्ज रहेगा अगर सेम चार्ज रहेगा तो वो एक दोनों को रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब दूर भगाएगा। यही अगर डिफरेंट चार्ज रहेगा तो वो एक दोनों को अट्रैक्ट करेगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे ये देखें, ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये एक दूसरे पे फोर्स इधर लगाएगी, ये इधर लगाएगी। ये दोनों सेम है तो ये सेम एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे मान लें कि एक निगेटिव चार्ज यहाँ, एक निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। ये जो फोर्स लगा ये इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगी, ठीक है। ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। इसी के अपोजिट अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ये फोर्स इधर लगेगा। इसको ध्यान रखना, ये जो हम फोर्स बता रहे हैं इसे ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल्स में यही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, इसी में स्टूडेंट फंसते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर दो समान चार्ज है तो अपोजिट फोर्स लगाएगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी। बट अगर दोनों डिफरेंट चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। समझ में आ रहा है? हम दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें होता है क्या है, एक बॉडी होती है जो न्यूट्रल बॉडी होती है, इसे हम एन से इंडिकेट करते हैं, और एक अनदर बॉडी को लाया जाता है जो कि चार्ज होती है। मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। तो कोई भी बॉडी न्यूट्रल कब होती है, जब उस पर अगर पॉजिटिव 3 है तो नेगेटिव भी 3 होगा। मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तभी ये बॉडी न्यूट्रल होगी, ठीक है। इसी तरह एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है, न्यूट्रल इसी वजह से होता है, उसमें जितनी पॉजिटिव चार्ज होती है, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होती है, मतलब वो ट्रांसफ़र होती है, तो वो चार्ज हो जाता है। उसी तरह एक बॉडी भी न्यूट्रल कब होती है, जब उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होती है। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो बॉडी हमें न्यूट्रल कहलाती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो बॉडी हमें न्यूट्रल कहलाती है। प्रोसेस पे आएंगे कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने नेगेटिव चार्ज को एक तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये अपने आप को न्यूट्रल होने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो न्यूट्रल होने के लिए नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस बॉडी का जितने भी इसको हम बहुत ज़्यादा नज़दीक ला दिए। जब हम इसको बहुत ज़्यादा नज़दीक ला देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसका जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो एक तरफ आ जाएगा और इस तरफ ये पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। तो इस तरह ये बॉडी क्या होगी, चार्ज हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इस
इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, दोनों में से कोई, जनरल प्रोटॉन्स तो नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। अब हम इसे हटा देंगे तो ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई। समझ में आ रहा है? नहीं समझ आया फिर से बताते हैं। ये थी एक न्यूट्रल बॉडी और ये हमने एक चार्ज बॉडी लाया। मान लीजिए कि ये एक निगेटिव चार्ज बॉडी है, इस पर निगेटिव बहुत सारा चार्ज है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। अब क्या होगा, इस बॉडी को हम, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। अब हम इस बी को इसके नज़दीक ला के यहाँ पर रख देंगे। ये यहाँ पे आ गया, ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ गया। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये अपने पॉजिटिव चार्ज को, मतलब इसके नेक्स्ट प्लेसेस में क्या करेगी, ये जो बॉडी ए थी और ये बॉडी यहाँ पे बी आ गई, ये निगेटिव चार्ज थी, ये अपने इस सारे पॉजिटिव को यहाँ पे ला लेगी। इस दोनों के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ध्यान रखना, ये फोर्स में डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, अट्रैक्शन हो चुका है। अब इधर जो है ये निगेटिव चार्ज बच गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी थी जो पहले न्यूट्रल थी, जो अब चार्ज हो चुकी है, इसे हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ये अर्थ का साइन होता है, अर्थ से हम कनेक्ट कर देंगे। जब हम इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो ये सारे निगेटिव चार्ज इसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे निगेटिव चार्ज इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये सारे निगेटिव चार्ज इसके अंदर आ गए तो अब ये बच गया पॉजिटिव चार्ज, बस इस पे ए पर। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और अब हम इस बी को यहाँ से दूर हटा देंगे। तो अब ये जो ए बॉडी था हमारा, जो कि पहले क्या था, न्यूट्रल था, ये पहले न्यूट्रल था, अब जो है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है? इसका हम एक PDF आपको शेयर कर देंगे, पूरे क्लास नोट्स का हम बना के खुद से शेयर करेंगे, तो उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डालेंगे कि इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन फॉलो अट्रैक्शन, इसे हम ध्यान रखेंगे। इंडक्शन जो है अट्रैक्शन फॉलो करता है। इंडक्शन में हमेशा ही अट्रैक्शन होगा। अब क्यों होगा ये जानिए। ये हमने बताया आपको कि ये ए बॉडी थी, ये एक बॉडी थी बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप जान लीजिए, ये अगर पॉजिटिव चार्ज थी तो ये हमारा इस साइड निगेटिव चार्ज है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इस दोनों को पास लाएंगे तो ये रिपल्सन करेगी, ये इस तरफ भागेंगे, बट हम पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ लाएंगे, ये हमारा अट्रैक्शन होगा। अब हम ग्रेविटेशन से जानते हैं कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब यहाँ पे आप एक इसको सिंपली समझिए, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा फिर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो है ये पॉजिटिव, ये यहाँ से इसको हम R1 मान लेते हैं, यहाँ की दूरी R1 हो गई, और फिर ये इसको यहाँ से R2 हो गई, यहाँ की दूरी R2 हो गई, ठीक है। अब हम ग्रेविटेशन से जानते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, मतलब कि r का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, फोर्स का वैल्यू वैसे वैसे घटता जाएगा। r की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू हमें घटेगी। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये जो R1 है ये बहुत बड़ा है, जबकि ये जो R2 है ये बहुत छोटा है। इससे हम देखते हैं कि जब हम F पे इक्वेशन यूज करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r1 का स्क्वायर, ठीक है, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r2 का स्क्वायर। बट हम जानते हैं कि क्या R1 ग्रेटर देन R2 है, R1 जो है वो बड़ा है R2 से, ठीक है। इसीलिए इसको हम F1 नाम देते हैं, इसीलिए इसको F2 देते हैं।
इसलिए F2 बड़ा होगा F1 से। मतलब ये जो इस दोनों के बीच फोर्स लगेंगे वो ज़्यादा होगा, और जब ये ज़्यादा होगा तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत चार्ज है। ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटू सा रिलेशन, हम एक बात जानना चाहते हैं कि चार्ज और मास। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम है, बट ये दोनों अलग हैं। चार्ज हमारा पॉजिटिव निगेटिव ही होता है, बट मास जो होता है वो किसी भी मेटल, किसी भी मैटर के अंदर जो वो बना होता है, जिस चीज़ से वो बना होता है उसका मास होता है। इसके अंदर हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद और भी इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सब एटम, मॉलिक्यूल एट्सेट्रा सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। बट चार्ज हमारे दो टाइप की होती है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि चार्ज जो होगा वो कभी भी बिना मास के, विदाउट मास नेवर एग्जिस्ट चार्ज। बट मास जो है वो एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। इसका कहने का मतलब हुआ कि चार्ज जो है किसी बॉडी पर, चार्ज जो है जब हम चार्ज करेंगे तो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है तो वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे तो उससे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। समझ रहे हैं? जब हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो या तो उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये एक बॉडी है, ठीक है, तो जब इसको हम चार्ज कर रहे हैं जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो या तो इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर इससे इलेक्ट्रॉन भागेगा। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज करेंगे तो चार्ज करते वक्त अगर उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब इतना सा उस पर मास आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं और अगर उससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब इसका मास इतना से कम हो रहा है। समझ रहे हैं? यही है। तो हम कह रहे हैं कि चार्ज जो होता है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बस मास जो होता है बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट बात जाते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन ही क्यों, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है। सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता है। चलिए आज हम उसको भी जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, सबसे एक क्वेश्चन है कि अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, व्हेन वी चार्ज ए बॉडी देन व्हाई ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। मतलब कि जब हम किसी बॉडी को, ये एक बॉडी मान लीजिए है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही इससे बाहर क्यों भागता है या इस पर इलेक्ट्रॉन ही क्यों आता है, हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो बाबू, 11th में आप लोग पढ़े होंगे, ये एक प्रोटॉन है। ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, इसे मिटाइए, इसको भी मिटाइए फिर से। देखिए, ये हमारा हो गया कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए। अभी हम केमिस्ट्री के बारे में जानना, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, इनफाइनाइट लेवल पे होते हैं। हम किसी एक प्रोटॉन को मान लीजिए कि ये हमारा एक प्रोटॉन है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लगा रहे हैं। ये जो है ये रोटेट कर रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब जानो बाबू, इसी तरह कोई एक और बॉडी मान लो कि ये है, ठीक है। इस पर इसका भी एक न्यूक्लियस होगा, इसके भी चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब हमें पहले ये पता, अगर ये दोनों लगाएंगे, ये बॉडी है मतलब इसका सरफेस भी, इस पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे इस साइड से, और इसका भी ये बॉडी सरफेस है तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर। अब हमें ये बताइए आप अपने लॉजिक से कि जब हम इस दोनों को आपस में टकराएंगे या फिर इस दोनों को हम आपस में रगड़ेंगे, ठीक है, इस तरह हम रगड़ने की कोशिश करेंगे, इस तरह रगड़ेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराएगा। जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो ये चाहेगा कि ये इससे इधर भागेंगे, इससे इधर भागेंगे, मतलब इसको आप देख सकते हैं ऐसे करके। अगर मान लो कि ये एक बॉडी ये है और ये एक बॉडी ये है, इसे हम आपस में रगड़ रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का टक्कर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का टक्कर होगा तो उससे उसका डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन जब बदलेगा तो वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाना चाहेगा, या तो वो इस बॉडी से इस बॉडी पर आएगा या इस बॉडी से इस बॉडी पर आएगा। ये हमें कंफर्म नहीं पता होता है कि हाँ ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये चीज़ें हायर फिजिक्स में आप पढ़ सकते हैं, बस अभी इतना ही काफ़ी है। तो इतना आप समझ रहे हैं कि अगर कोई बॉडी चार्ज किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों देता है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले जब वो टक्कर करता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में रोटेट करते रहता है, ये बाहरी कक्षा है, इसमें रोटेट करते रहता है। तो जब इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होती है, जब इन दोनों के बीच इंडक्शन होता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आपस में कॉन्टैक्ट बनता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूवमेंट करते रहते हैं इसीलिए वे एक मेटल से दूसरे मेटल में जाते हैं, और जब ये जाते हैं तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इससे हम बॉडी को चार्ज कर देते हैं, इससे बॉडी चार्ज हो जाती है। समझ रहे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर अगर ये बात है तो तो फिर सारे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्यों नहीं इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है, या फिर सारे मेटल क्यों नहीं होता है कंडक्टर। इसका भी एक रीज़न है, इसका रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो भी पदार्थ चार्ज हो जाते हैं, जिस पदार्थ से मान लीजिए, अब आप बोलेंगे इसके बारे में, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले सकते, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी आपकी कन्फ्यूज़न आ रही होगी इसीलिए हम इसे बता रहे हैं कि इसमें हम अगर यहाँ पे आप बिजली का वायर लगाएंगे तो यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं लगेगा। बट यही आप किसी वायर को कट करके, वायर का इतना छोटा हिस्सा कट करके यहाँ पे रख दें और उसे हम इस साइड लगाएं तो हमें इस साइड झटका लगेगा। आप पूछेंगे ये रीज़न क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं या फिर जो भी कंडक्टर्स होते हैं, जो चालक होते हैं किसी हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, हमेशा, और ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, रैपिड रैंडम मोशन में रहते हैं। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने हैं। ये रैपिड रैंडम मोशन में रहते हैं, इसीलिए जो है मेटल से कंडक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए इतना हम समझे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें बता सकते हैं आप, फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये सेम टू सेम ग्रेविटेशन की तरह है। ग्रेविटेशन आप लोग पढ़े होंगे तो उसको जान सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से पहले हम एक चीज़ छोड़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसको पहली प्रॉपर्टीज होते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि चार्ज को जो है हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे कर सकते हैं भाई, चार्ज है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं।
कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसको हम अलजेब्रा के रूल से फॉलो ऐड करते हैं। अलजेब्रा रूल फॉलो करता है। चार्ज की जो एडिटिविटी मतलब चार्ज को जब जोड़ा जाता है अलजेब्रा के रूल से, जैसे हम मान लो कि यहाँ पे हमें 2 कूलम जोड़ना है, -2 कूलम जोड़ना है और फिर 4 कूलम को जोड़ना है, जिसे हम जोड़ेंगे 2 प्लस ब्रैकेट में -2 और +4, ठीक है। 2 - 2 + 4, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा? हमारा आंसर आ गया 4। यहाँ पे 4 कूलम हमारा आंसर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हम जाने कि चार्ज जो होते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज होती है, मतलब चार्ज होती है वो अलजेब्रा के रूल को फॉलो करती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व दैट इज चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, पहले कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज और दूसरी हमने पढ़ी कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अब हम इसके बारे में एक आपको छोटा सा लॉजिक देते हैं कि कैसे कंजर्व रहता है, तो इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने के लिए दूसरी जो हमने प्रॉपर्टी बताई कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। ऑलवेज कंजर्व। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी हैंड राइटिंग, फिर मैं बहुत सारे वर्ड को बहुत छोटे छोटे करके लिख देता हूँ, वैसे करके। ये मेरी पहली वीडियो है, इसीलिए ये सारी मिस्टेक्स होती हैं, धीरे धीरे सुधर जाएंगी, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का। इसके बारे में जानना चाहिए। जैसे देखिए, ये हमारा एक बॉडी हुआ, ठीक है। ये हमारा एक दूसरी बॉडी हुई, इसका नाम हमने ए रखा, इसका नाम हमने बी रखा। अब हम जानते हैं ये जो है अपना बॉडी, ये जब मान लीजिए इस दोनों को हमने आपस में रगड़ दिया, रबिंग किया इस दोनों को आपस में, जब हमने रबिंग किया तो मान लीजिए कि इसका 5 इलेक्ट्रॉन इस पे गया, 5 इलेक्ट्रॉन इस पे गया, तो ये क्या हो गया? ये +5 कूलम चार्जिंग हो गया इसका, इस पर +5 कूलम आ गया। मतलब एक हम हाइपोथेटिकल बता रहे हैं, ये चीज़ें रियलिटी में नहीं, मतलब इसको आप अपने रियल लाइफ से ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। ये हम आपको बस एक एग्जांपल आपके समझने के लिए बता रहे हैं। और इस पर जो है कितना आया? -5 कूलम आ गया। अब आप इस दोनों को जोड़ सकते हैं, ऐड करेंगे कितना आएगा? ये हो गया 0। मतलब कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व, मतलब कि ये दोनों 0 के बराबर हो गया। मतलब क्या? तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम तीसरे प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब होता है कि चार्ज, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो ये चार्ज जो होता है ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है 1 2 3 अट्रैक्शन, इस टाइप में होता है, ठीक है। इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करते हैं। मतलब जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी, एक बॉडी और दूसरा बॉडी चार्ज किया जाता है, तो वो चार्ज जो होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ये हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये जो इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया था, इसके बारे में मिलिकन साहब बताए थे। मिलिकन जो पहले साइंटिस्ट थे, वो इन्होंने इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। और ये इन्होंने बताया था किस एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से,
इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला डेरिवेट किया गया है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। यहाँ पे Q जो होता है ये होता है चार्ज ऑन ए बॉडी, N बराबर होता है W 1 2 3। हो सकता है ये इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म है, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म होता है। और यहाँ पे ये जो है ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इससे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स जो 2 मार्क के बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, हमारा जो एक फार्मूला आया है Q बराबर एन ई आया है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। चौथी प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं करेगा, मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो स्पीड या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो होता है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। और इसी चीज़ को हम याद रखेंगे कि मास को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मास को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर, ये हमारी 5 प्रॉपर्टी थी चार्ज की। चलिए अब हम ये जो फार्मूला हमने बताया Q बराबर यानी, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि एज 4.8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज appear on a body, ये हमारा क्वेश्चन। अब आप सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूछ क्या रहा है। यह हमें पूछ रहा है n की वैल्यू कितनी आएगी। अगर ये n की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में आएगी, मल्टीपल फॉर्म में आएगी तो ये चार्ज देन डिस्चार्ज अपीयर ऑन द बॉडी, तब ये चार्ज उस बॉडी पे अपीयर होगा। लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो ये उस बॉडी पे अपीयर नहीं होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे Q का वैल्यू जो है हमें दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। N की वैल्यू हमें जाननी है और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस फार्मूला पे हम बैठा देते हैं Q बराबर N ही। यहाँ से हमें N का वैल्यू निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q बट्टा A। यहाँ पे Q का वैल्यू दिया हमें 4.8 इंटू 10⁻⁻8 बट्टा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसको 3 से हो गया, 3 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 19, तो 3 इंटू 10⁻11। ठीक है, -8, सॉरी यहाँ पे 18 हो जाएगी, 18 है ये, या फिर 8 भी रखेंगे कोई नहीं। यहाँ पे ये 18 हो जाती हैं, 18 जब हो जाती हैं तो ये 18 प्लस 1 10⁻हमारी 1 आती हैं, मतलब 30 आती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि n बराबर जो है 30 आई है। ये एक इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म है, इसीलिए ये चार्ज बॉडी पर एग्जिस्ट करेगी। अगर यहाँ पे 8 भी रहता तो कोई नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर जो आता वो आता 3 इंटू 10⁻11। तो ये चार्ज भी बॉडी पर एग्जिस्ट करेगी, समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन है कि एज 3.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज कैन गिवन ऑन ए बॉडी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि Q की वैल्यू हमें आ गई है 3.2 इंटू 10⁻⁻10
एन बराबर हमें नहीं पता है और ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे हम फॉर्मूला सेट करते हैं क्यू बराबर एन ई, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे हम इस साइड ला देते हैं। एन बराबर हो गया क्यू बट्टा ई बराबर क्यू का वैल्यू में डाल दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻10 बट्टा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 19, 2 इंटू 10⁻9। तो ये भी एन की वैल्यू हमें आ गई। ये भी इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म है, तो ये भी एग्जिस्ट करेंगे। इसी की जगह हम अगर एक क्वेश्चन में डाल दें कि एज हमें दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज एग्जिस्ट होने बॉडी, तो हमें क्यू की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू हमें वाट जानना है और ई की वैल्यू हमें पता है। यहाँ से फिर से हम फॉर्मूला है क्यू बराबर एन ई, एन बराबर क्यू बट्टा ई बराबर क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 3.2 इंटू 10⁻⁻20, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कट गया 2 इंटू 10⁻⁻1 बराबर 0.2। ये जो है इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में नहीं है, तो ये हम नहीं डाल सकते। समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम देखते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा कूलम्स लॉ। कूलम जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में हमें बताया था। ये जस्ट लाइक ए ग्रेविटेशन की तरह है, गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कहते हैं। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बता देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कूलम साहब ने कहा था कि ये एक चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये भी एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमने तो आपको बताया पहले ही कि इधर फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इस तरफ लगेगा, क्योंकि सेम चार्ज है, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। और इसको हम इस तरह से पॉइंट बना दें, इसे हम पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, क्योंकि लग रहा है कि ये भी दोनों लाइन ही है इसीलिए। अब जो है कूलम साहब का कहना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लिए r। अब कूलम साहब जो था वो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं कि ये जो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका नाम हम Q1 रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं Q2, Q2। और यही फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r², मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम डायरेक्ट कंक्लूड लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से। F इक्वल Q1 Q2 अपन r², इतना हमने लिख दिया। F इक्वल Q1 Q2 अपन r²। अब हम F प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इसको हम एक कोएफिशिएंट के लिखेंगे Q1 Q2 अपन r²। ये हमें ध्यान रखना है, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कूलम्स लॉ के लिए यहाँ से निकल के आएगा। अब हम जानना चाहते हैं ये हुआ कैसे, या फिर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसके बाद कूलम साहब एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि दो चार्ज पार्टिकल है, ऑब्जर्व किया, उन दोनों के बीच फोर्स तो लगता है। अब इस फोर्स को कैलकुलेट किस तरह किया जाए, तो जिस तरह हम ग्रेविटेशन में एक अर्थ और एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया अर्थ बड़ा सा, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के हम लगने वाले फोर्स को हम लिखते हैं F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²). हम इसे लिखते हैं, ये हम ग्रेविटेशन, ये 11th की बात मैं कर रहा हूँ,
ये हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, F इज टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे m1 जो होता है एक बॉडी का फर्स्ट बॉडी का मास होता है और m2 होता है सेकेंड बॉडी का मास, और ये जो आर स्क्वायर है ये उन दोनों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने वही लॉजिक यहाँ पे लगा दिया। कूलम्ब साहब बहुत जीनियस थे, उन्होंने यही लॉजिक यहाँ पे लगा दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो है जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसके जगह पे इन्होंने यहाँ पे यूज किया है के का, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे m1 और m2 दोनों बॉडी का मास था, तो यहाँ पे बात थी मास की ग्रेविटेशन में, इसीलिए हम मास की बात करते हैं। अच्छा एक मिनट, इसे हम अलग से समझाते हैं। अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन और उनके बीच। कूलम्ब्स का जो एक फॉर्मूला था, यहाँ पे उन्होंने एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा था। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को इन्होंने r मान लिया था, और इसे हम इन्होंने डायरेक्ट फार्मूला डेरिवेट किया था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये उन्होंने डेरिवेट किया था। यही चीज़ ग्रेविटेशन में था कि ये हमारा जो था एक अर्थ था और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था r और इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा था, इसे लिखा गया था F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कूलम्ब साहब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, इन्होंने आर स्क्वायर जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था r, उन्हें भी यहाँ पर भी उन्होंने r ही रखा। बट m1 और m2 यहाँ पर ये जो g है और ये k भी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये जो g है ये इसे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर समथिंग के आसपास आती है इसकी वैल्यू, 6.6 समथिंग आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर m1 और m2 जो इन दोनों बॉडी का, इसका बॉडी का मास m1 माना गया, इसको m2 मान लिया गया। जैसे यहाँ पर इन्होंने q1 मान लिया, इसी तरह इसको q2 मान लिया, और इसके बाद इन्होंने कूलम्ब साहब ने ये फार्मूला डेरिवेट किया, और ग्रेविटेशन में हमें ये फार्मूला मिला हुआ था। ये जस्ट लाइक ए ग्रेविटेशन का कॉपीराइट है। अब ये जो m1 और m2 है, ये m1 और m2 इन दोनों बॉडी का मास है। अब यहाँ पे मास और यहाँ पे चार्ज लिया गया, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, तो इसमें तो हमें चार्ज के बारे में पढ़ना था ना, इसीलिए हमें चार्ज के बारे में लिया। ये ग्रेविटेशन था। अब ग्रेविटेशन में क्या होता है आप जानती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे नीचे ऑब्जेक्ट रहती है, ऑब्जेक्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट होती है जो क्या होती है, अर्थ होती है, और ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट रहती है। तो हम यहाँ मतलब कोई वस्तु नीचे और ऊपर, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनके बीच हमें जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, वो हमें निकालना था। मतलब यहाँ पे हमारे नीचे अर्थ है और ऊपर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये अर्थ जो है इस बॉडी पर कितना ज़्यादा फोर्स लगा रही है, हमें इससे निकालना था, इसीलिए हम यहाँ पे मास को इंक्लूड किए। अब आप जानिए, यहाँ पे एक फिजिक्स जो है ये बताते हैं कि अगर यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे यही अगर 2 kg का, ये इसे हम गिराएंगे, और ये अगर 5 kg का है तो उसे हम गिराएंगे। इन दोनों में फ़र्क होगा, इन दोनों का स्पीड अलग होगा, इन दोनों का वेलोसिटी अलग होगा। आप देखते होंगे जिसका मास ज़्यादा होगा वो जल्दी गिरता है, और जिसका मास कम होता है वो धीरे गिरता है। एग्जाम्पल में अगर एक बहुत बड़े ईंट का टुकड़ा लेंगे और उसे अगर 2 माइल से फेंक रहे हैं तो वो जल्दी गिरता है, और यही अगर एक कागज़ का टुकड़ा को लेके गिराएंगे तो वो धीरे धीरे गिरता है। बट हमें ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें एयर रहेंगी, कोई मीडियम रहेगा तभी पॉसिबल होगी। जब मीडियम नहीं रहेगा, जब वैक्यूम रहेगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट समान स्पीड से गिरेंगे। ये चीज़ें आपके समझ में ना आई हो मुझे लग रहा है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जब मीडियम रहेगी, जैसे हवा है, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट कोई भी गैसेस भरी हुई है, मान लो कि ये जो मैंने बात बताई उसे हम यहाँ पे बताते हैं आपको साइड में। ये हमारा एक जार है, इसमें हम ये हमारा हो गया ईंट का टुकड़ा, और ये हमारा कागज़ का टुकड़ा हो गया। अगर इसमें हवा भरा हुआ है, हवा भरी हुई है इसमें, तब हम इसे गिराएंगे तो ये पहले गिरेगा, फर्स्ट में गिरेगा, और ये हमारा सेकंड में गिरेगा। बट अगर हम इस सारी हवा को बाहर निकाल दें, हवा इसमें नहीं है, तो ये जो है ये भी एक साथ और ये भी एक साथ, दोनों साथ साथ गिरेगा।
ये हम बता रहे थे। खैर छोड़िए, इन्हें हमें नहीं जानना है। तो हम जो बता रहे हैं कि ग्रेविटेशन जो होता है वो मास पे डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशन एक पृथ्वी है, ठीक है, और एक ऊपर कोई वस्तु है, तो ये नीचे गिर रही है या फिर नीचे आ रही है या फिर वहीं पे, इन दोनों के बीच कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये हमें ये अर्थ मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, इसे हम ग्रेविटेशन में इंक्लूड करते हैं। ये मास पे डिपेंडेंट होती है। बट ये जो है ये चार्ज पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती, इस तरह भी होती है, बट इस एज यूजली ऐसे ही रखा जाता है चार्ज को। इसीलिए इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप इमेजिनेशन करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो समझिए, तो यहाँ पर ये जो था, ये कूलम साहब यहाँ पे M1 और M2 जो थे ग्रेविटेशन में, जो फर्स्ट बॉडी का मास था, ये सेकंड बॉडी का मास था, ठीक है। इसे बदल करके यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ब्रांच है, इसमें हमें पढ़ना था और इसमें हमें चार्ज के बारे में पढ़ना था, इसीलिए इन्होंने Q1 और Q2 नाम रख दिया, ठीक है। इस तरह हम समझ गए कि कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन दोनों सेम ही है, बस ग्रेविटेशन मास पे डिपेंडेंट है, कूलम्स लॉ चार्ज पे डिपेंडेंट है। ग्रेविटेशन का जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। बट कूलम्स लॉ का जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू यूनिट पे डिपेंड करता है, यूनिट डिपेंडेंट होता है। ये भी हम आपको बताएंगे, ये यूनिट डिपेंडेंट होता है। इस तरह हम इन दोनों के बीच के फर्क और समानता को भी जान लिए, ये हमें समझ आते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं। Q1 Q2 उन्होंने कूलम साहब ने चार्ज लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r रखा और इससे इन्होंने फॉर्मूला F बराबर किया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज़ ग्रेविटेशन में भी हुआ था पहले, और इसी ग्रेविटेशन के इस फार्मूला के इन्होंने चोरी करके यहाँ पे बना लिया। इन्होंने क्या किया कि एक अर्थ था, ऑब्जेक्ट था, ये ग्रेविटेशन में होता है, और इन दोनों के मास अगर M1 है, इसका मास M1, इसका मास M2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r लिया गया, तो F बराबर G M1 M2 बाई R स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन में फार्मूला है। यहाँ पर जो ये G है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। M1 M2 फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी का मास होता है, ये r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर इन्होंने कूलम साहब ने सेम टू सेम उनका कॉपीराइट कर दिया। फोर्स जो लग रहा था फोर्स हो गया उन दोनों के बीच का, कि हमारा एक कांस्टेंट माना गया, ये ऐसा यूनिट पर डिपेंड करता है। Q1 और Q2 इन दोनों बॉडी का चार्ज हो गया, ठीक है, और R स्क्वायर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। हमें ऐसा है कि आप समझ रहे होंगे, और इस तरह हम फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हमें कूलम्स लॉ के इक्वेशन से हमें Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। आप लोग को याद होगा कि ये फोर्स है, उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, ये के कांस्टेंट है, ये Q1 एक बॉडी का चार्ज है, Q2 दूसरे बॉडी का चार्ज है, और ये R उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये आप लोगों को याद होगा। चलिए अब हम इस के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कांस्टेंट के। इस के बारे में जानते हैं। ये जो के का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है, डिपेंड करता है यूनिट पे, यूनिट डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। CGS यूनिट में जो होते हैं, CGS यूनिट में जो CGS यूनिट जो होती है उसमें चार्ज होता है ESU में, ESU में होती है। मतलब चार्ज हमें ESU में दे रहा है तो उस वक्त में के का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और जब ऐसा यूनिट की बात आ जाए तो ऐसे यूनिट में के का वैल्यू हमें, ऐसे यूनिट में के का जो वैल्यू होता है वो होती है 9 × 10⁹, ठीक है। ये हमें याद रख लेना है। इन चीज़ों के भी डेरिवेशंस आते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, पहले इतना समझ लें। स्टडी ऑफ कांस्टेंट के बारे में, के जो होती है यूनिट डिपेंडेंट होता है। CGS यूनिट जो होता है चार्ज का वो ESU होता है। ESU को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब एक ESU का जो वैल्यू होती है वो भी हम आपको बताएंगे, और जो भी चीज़ें वो हम आपको, एक ESU होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1 ESU बराबर होता है 1 ESU बराबर 3.3 × 10⁻⁻10 होती है।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं। अच्छा, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ जूल होता है। के बराबर होता है 1/4πε0। ये भी होते हैं एक वैल्यू। इससे आगे हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसमें हम के बारे में, उसके बाद ε0 क्या होता है, 1/4πε0 का वैल्यूज क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आज तक की क्लोज। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यस। उसके बाद आपको इसके सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, स्टडी विथ अभी पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और ये इसका हम लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, इसे आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी मैंने मार्क वाइज करके लिख दी है, बना करके मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।